दोस्तों, इस टाइमलाइन की कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी जगह से होती है। नारुतो और सस्के अपनी जिंदगी का आखिरी दिन जी चुके हैं। मौत उन्हें गले लगा चुकी है, लेकिन अचानक एक तेज अंधी कर देने वाली रोशनी चमकती है और दोनों की आंखें एक झटके में खुल जाती हैं। दोनों के दिमाग में एक बहुत जोरदार धमाका होता है। वे अपने छोटे छोटे हाथ पैर देखते हैं। वे फिर से छोटे बच्चे बन गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उनके दिमाग में अपनी पिछली पूरी जिंदगी, चौथा निंजा युद्ध, कागुया इशिकी और अपनी मौत की सारी यादें एकदम ताजा हैं। नारुतो तुरंत समझ जाता है कि यह पुनर्जन्म है। ब्रह्मांड ने उन्हें अपनी गलतियां सुधारने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि आज 10 अक्टूबर की रात है। नकाब पोश ओबिटो हमला कर चुका है। कुशीना के शरीर से नाइन टेल्स को बाहर निकाला जा चुका है। नारुतो एक पत्थर की वेदी पर लेटा हुआ है। उसके पास दुनिया के सबसे महान होकागे का दिमाग है, लेकिन शरीर सिर्फ एक पैदा हुए नवजात शिशु का है। वह चाहकर भी अपना छोटा सा हाथ हिला नहीं पा रहा है। तभी वो खौफनाक पल आता है। कुरामा अपना विशाल, पहाड़ों जैसा बड़ा और नुकीला नाखून छोटे नारुतो को मारने के लिए तेजी से नीचे लाता है। नारुतो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह चीखना चाहता है कि रुक जाओ कुरामा, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक बच्चे के रोने की लाचार आवाज निकलती है। अगले ही सेकंड हवा में खून के छींटे उड़ते हैं। मिनाटो और कुशीना उस विशाल नाखून के सामने ढाल बनकर कूद पड़ते हैं। वह भयानक नाखून उन दोनों के सीने के आर पार हो जाता है। गर्म खून की कुछ बूंदें छोटे नारुतो के गाल पर गिरती हैं। नारुतो का दिल अंदर से फट जाता है। वह एक एडल्ट के दिमाग के साथ अपने माता पिता को अपने सामने खून की उल्टियां करते और दोबारा तड़प कर मरते हुए देख रहा है। लेकिन वह इतना कमजोर है कि उन्हें बचा नहीं पाता। कुशीना रोते हुए अपने बच्चे को आखिरी प्यार देती है और मिनाटो अपनी आखिरी सांसों के साथ कुरामा को सील कर देता है। नारुतो उस रात बेतहाशा रोता है। यह दूसरी जिंदगी का मौका था, लेकिन इसकी शुरुआत इतिहास के सबसे बड़े दर्द से हुई थी। समय थोड़ा बीतता है। नारुतो अब एक छोटा बच्चा है। एक रात वह ध्यान लगाता है और सीधे अपनी माइंडस्केप में चला जाता है। सील के उस भारी पिंजरे के पीछे कुरामा गुस्से में गुर्रा रहा होता है। ओरिजिनल कहानी में यहाँ नारुतो डर गया था, लेकिन इस बार नारुतो बिना डरे बिल्कुल पिंजरे की सलाखों के पास जाता है और अपनी भारी शांत आवाज में पुकारता है, कुरामा। विशाल लोमड़ी एकदम से चौंक जाती है। यह छोटा सा बच्चा उसका असली नाम कैसे जानता है? नारुतो मुस्कुराता है और कुरामा को भविष्य की सारी बातें, चौथा निंजा युद्ध मदारा और अपनी पुरानी दोस्ती के बारे में बता देता है। कुरामा यह सुनकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसकी विशाल लाल आंखें फटी रह जाती हैं और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, वाव। कुरामा समझ जाता है कि नारुतो वास्तव में भविष्य से आया है और इसी पल से वे दोनों बिना किसी नफरत के एक दूसरे के सबसे पक्के भागीदार बन जाते हैं। इधर सस्के के साथ कुछ बहुत ही भावुक घटना घट रही होती है। जब वह अपने घर में अपने पिता फुगाकू और अपने बड़े भाई इटाची को अपने सामने जिंदा और मुस्कुराता हुआ देखता है, तो उसकी पिछली जिंदगी की सारी दर्दनाक यादें एक तूफान की तरह उस पर हावी हो जाती हैं। अपने परिवार को खोने का वो पुराना दर्द, खून से लथपथ उचीहा कबीला और इस जन्म में उन्हें फिर से पाने की खुशी, ये भावनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि सस्के का छोटा सा शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अभी बच्चा होने के बावजूद भावनाओं के उस भयंकर तूफान के कारण सस्के अपना शेरिंगन और MS फिर से जागृत कर लेता है। एक दिन गांव की एक सुनसान सड़क पर नारुतो और सस्के की नजरें मिलती हैं। दोनों एक दूसरे के शरीर से निकलने वाली उस गॉड लेवल शक्ति को तुरंत महसूस कर लेते हैं। नारुतो धीरे धीरे चलते हुए पास जाता है और सासुके की आंखों में देखकर पूछता है, आर यू रिबॉर्न टू? जिस पर सस्के बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है, यस। अब वे समझ जाते हैं कि वे दोनों अकेले नहीं हैं। वे इस जीवन में सब कुछ सही करने के लिए अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। सबसे पहली चीज जो वे करने की योजना बनाते हैं वह है उचिहा विद्रोह को रोकना। वे दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि सारी फसाद की जड़ डांजो है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा होता है, दो छोटी परछाइयां आनबू की स्पीड से भी तेज गति से डैंजो के गुप्त अड्डे में घुसती हैं। डैंजो कुछ समझ पाता या अपने हाथ की पट्टियां खोलकर अपनी शेरिंगन दिखाता, उससे पहले ही नारुतो और सस्के अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके डैंजो को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। डैंजो के मरते ही शिसुई बहुत आसानी से अपनी कोतोआ मात्सुकामी तकनीक का इस्तेमाल करता है और विद्रोह को बिना एक बूंद खून बहाए रोकने में सफल हो जाता है। इटाची और सास्के का परिवार हमेशा के लिए बच जाता है। अब वे दोनों लेजेंड्स अकादमी में पढ़ाई करने जाते हैं। जाहिर है जो लोग देवताओं को हरा चुके हैं और दुनिया बचा चुके हैं, उनके लिए इरुका सेंसी के बेसिक जुत्सु किसी मजाक से कम नहीं है। क्लास में बैठकर नारुतो उबासी लेते हुए इसे बोरिंग कहता है। हालांकि वे वहाँ रोज
जाते हैं ताकि अपना राज उजागर न करें और अपनी होने वाली पत्नियों के साथ समय बिता सकें। नारुतो बचपन से ही हिनाता को वह सारा ध्यान और प्यार देता है जो वह हमेशा से चाहती थी, जिससे हिनाता का आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। बदले में सस्के भी साकुरा को नहीं भूलता। ग्रेजुएशन की रात आती है और यहाँ ओरिजिनल कहानी का एक बहुत बड़ा सीन घटता है। मिजुकी अपनी गंदी चाल चलता है और नारुतो को फॉरबिडन स्क्रोल चुराने के लिए उकसाता है। नारुतो मन ही मन हंसता है। वह रात में होकागे ऑफिस की खिड़की से घुसता है, चुपचाप स्क्रॉल उठाता है और मजे से जंगल में आ जाता है। वह वहाँ बैठकर अपने पिता की तकनीक फ्लाइंग राइजिन पढ़ने का नाटक करता है। जब मिजुकी वहाँ पहुँचता है और इरुका को मारने के लिए अपना वो विशाल और तेज घूमता हुआ शूरिकेन फेंकता है, तो इस बार इरुका को खरोंच तक नहीं आती। ओरिजिनल कहानी में इरुका के पीठ पर शूरिकेन लगा था, लेकिन इस बार नारुतो पलक झपकते ही इरुका के सामने आता है। वह कोई जुत्सु इस्तेमाल नहीं करता, वह सिर्फ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस खौफनाक शूरिकेन को हवा में ही पकड़कर रोक लेता है। मिजुकी की आंखें फटी रह जाती हैं। अगले ही सेकंड नारुतो अपनी जगह से गायब होता है और मिजुकी के पेट में एक ऐसा खौफनाक मुक्का मारता है कि मिजुकी हवा में उड़ता हुआ कई पेड़ों को तोड़ता है और खून थूकते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। इरुका जमीन पर बैठे बैठे पूरी तरह सुन्न रह जाते हैं कि इस बच्चे के पास इतनी भयंकर ताकत कहां से आई। अकादमी में ग्रेजुएशन के बाद इरुका सेंसी क्लास में आकर टीम्स का ऐलान कर रहे होते हैं। जब वह टीम 7 नारुतो उजुमाकी, साकुरा हारुनो और सस्के उचिहा बोलते हैं तो साकुरा खुशी से उछल पड़ती है, लेकिन नारुतो और सस्के शांति से अपनी जगह बैठे रहते हैं और एक दूसरे को देखकर हल्की सी स्माइल पास करते हैं। उन्हें पता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वे घंटों तक क्लासरूम में अपने नए सेंसी का इंतजार करते हैं। इस बार नारुतो दरवाजे पर डस्टर फंसाने वाला प्रैंक नहीं करता, क्योंकि वह अब एक मैच्योर होकागे के दिमाग वाला इंसान है। आखिरकार दरवाजा खुलता है और काकाशी अंदर आते हैं। वह अपनी आधी बंद आंखों से तीनों को देखते हैं और कहते हैं, मेरा पहला इम्प्रेशन, तुम सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। नारुतो मन ही मन हंसता है और सोचता है, हमें भी आप लेट लतीफ ही लगते हो सेंसे। अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में काकाशी अपना मशहूर बेल टेस्ट शुरू करते हैं। काकाशी एक अलार्म क्लॉक सेट करते हैं, अपनी मेकआउट टैक्टिक्स किताब निकालते हैं और आराम से पढ़ते हुए कहते हैं, स्टार्ट। ओरिजिनल कहानी में यहाँ नारुतो बेवकूफी में सीधा हमला कर देता है और जाल में फंस जाता है, जबकि सस्के छिप जाता है। लेकिन इस बार का नजारा बिल्कुल अलग है। काकाशी के स्टार्ट बोलते ही नारुतो और सस्के अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलते। काकाशी किताब से नजर हटाए बिना कहते हैं, क्या हुआ, डर गए। अगले ही मिलीसेकंड में हवा का एक भयंकर झोंका आता है। ससुके अपनी शेरिंगन एक्टिवेट करके इतनी खौफनाक गति से काकाशी के पीछे पहुँचता है कि काकाशी के हाथ से उनकी किताब फिसल जाती है। काकाशी तुरंत पलटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से एक पीली चमक उठती है। नारुतो अपने कुरामा मोड की हल्की सी लहर के साथ काकाशी के ठीक सामने खड़ा होता है। काकाशी कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही क्लिंक की आवाज होती है। काकाशी नीचे देखते हैं, उनके बेल्ट की दोनों घंटियां गायब हैं। वे दोनों घंटियां नारुतो और सस्के की उंगलियों में घूम रही होती हैं। काकाशी पसीने से भीग जाते हैं। उनका दिमाग सुन्न पड़ जाता है कि ये महज 12 साल के गेनिन हैं या कोई दानव। टीम 7 पास हो जाती है और वे होकागे ऑफिस पहुंचते हैं। होकागे हिरुzen अपनी पाइप पीते हुए उन्हें बिल्ली पकड़ने का बोरिंग मिशन दे रहे होते हैं। नारुतो, जिसे सब पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, होकागे की टेबल पर अपना हाथ पटक कर कहता है, बूढ़े आदमी, हमें कोई असली मिशन दो। इरुका उसे डांटने वाले होते हैं, लेकिन हिरुzen मुस्कुराते हैं और उन्हें लैंड ऑफ वेव्स का सी रैंक मिशन देते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और शराब के नशे में धुत ब्रिज बिल्डर तजुना अंदर आता है। वह बच्चों को देखकर उनका मजाक उड़ाता है, खासकर छोटे नारुतो का। लेकिन सस्के और नारुतो बस शांत और खौफनाक आंखों से उसे घूरते हैं। उन दोनों की उस ठंडी नजर और किलर इंटेंट से तजुना का नशा पल भर में उतर जाता है और वह डर के मारे कांपने लगता है। इसके बाद टीम 7 तजुना को लेकर गांव से बाहर निकलती है। जंगल के रास्ते पर चलते हुए मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन सड़क के बीचों बीच पानी का एक गड्ढा है। काकाशी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल कहानी में यहाँ गड्ढे से डीमन ब्रदर्स निकलते हैं और बच्चे डर के मारे कांपने लगते हैं। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही है। जैसे ही वे उस पानी के गड्ढे के पास पहुँचते हैं, सस्के और नारुतो के कदम एक पल के लिए धीमे होते हैं। बिना कुछ बोले उनकी नजरें मिलती हैं। गड्ढे से अचानक पानी उछलता है और 2 डीमन ब्रदर्स अपनी जहरीली जंजीरें लेकर काकाशी की तरफ हवा में उड़ते हैं। काकाशी छिपने ही वाले होते हैं
कि अचानक सस्के पलक झपकते ही अपनी तलवार निकालता है और हवा में ही एक डीमन ब्रदर की जंजीर को काटकर उसके गले पर ब्लेड रख देता है। ठीक उसी सेकंड नारुतो अपनी गॉड लेवल स्पीड से दूसरे डीमन ब्रदर के पीछे पहुंचता है और उसकी पीठ पर एक ऐसा जोरदार मुक्का मारता है कि वह जमीन में धंसकर वहीं बेहोश हो जाता है। यह सब महज 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। ककाशी, सकुरा और तजुना के तो होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह कोई आम टीम नहीं है। आगे चलकर उनका सामना असली खतरे मिस्ट के दानव ज़बूज़ा से होता है। ज़बूज़ा अपनी भारी तलवार लेकर आता है और अपनी चालाकी से काकाशी को वाटर प्रिजन में फंसा लेता है। ओरिजिनल कहानी में यहाँ नारुतो और सस्के ने एक मास्टर प्लान बनाया था, लेकिन इस बार नारुतो मुस्कुराता है। उसे किसी प्लान की जरूरत ही नहीं है। नारुतो अपनी मुट्ठी भींचता है और उसके शरीर से कुरामा का भारी लाल चक्र एक ज्वालामुखी की तरह बाहर निकलने लगता है। वह एक ही झटके में ज़बूज़ा के वाटर क्लोन्स को ऐसे चकनाचूर कर देता है जैसे वे कांच के बने हों। चक्र का दबाव इतना भयानक होता है कि ज़बूज़ा का वाटर प्रिजन अपने आप टूट जाता है। ज़बूज़ा यह देखकर कांप जाता है कि इस बच्चे का चक्र उससे भी ज्यादा खौफनाक है। कुछ दिनों बाद पुल पर आखिरी लड़ाई होती है। हाकू अपने क्रिस्टल आइस मिरर्स का इस्तेमाल करता है और सस्के को अपने शीशों के जाल में फंसा लेता है। ओरिजिनल कहानी में सस्के यहाँ बुरी तरह घायल हुआ था, लेकिन आज सस्के कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वह अपनी मंजेकियो शेरिंगन चालू करता है। उसे कोई जुत्सु इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी आंखों के भारी दबाव और खौफनाक चक्र से सारे बर्फ के शीशे एक ही झटके में चकनाचूर होकर हवा में उड़ जाते हैं। हाकू जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। अपनी अपार शक्ति से वे ज़बूज़ा और हाकू को बहुत आसानी से हरा देते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें हाकू की सच्चाई और उसका दर्द पता है, वे उसे जान से नहीं मारते। समय बीतता है और ट्यूनिन एग्जाम शुरू होता है। सबसे पहला राउंड होता है इबिकी मोरिनो का लिखित परीक्षा वाला खौफनाक सीन। ओरिजिनल कहानी में नारुतो ने खाली पेपर दिया था और पसीने पसीने हो गया था, लेकिन इस बार उसके पास एक मैच्योर होकागे का दिमाग है और सासुके के पास उसकी शेरिंगन। वे दोनों बिना किसी डर के सारे सवालों के जवाब आसानी से दे देते हैं। जब आइबिकी 10वां सवाल पूछता है और सबको डराने की कोशिश करता है, तो नारुतो अपनी डेस्क पर हाथ रखकर एक खौफनाक मुस्कान के साथ इबिकी की आंखों में सीधा देखता है। इबिकी खुद उस बच्चे का गजब का आत्मविश्वास और खौफनाक ऑरा देखकर अंदर तक हिल जाता है। वे बहुत शान से वो टेस्ट पास कर लेते हैं। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ओरोचिमारू ससुके को कर्स मार्क देने के लिए हमला करता है। वह अपनी लंबी गर्दन निकालकर हवा में उड़ता हुआ सासुके को काटने आता है, लेकिन जैसे ही वह पास आता है, सासुके अपनी एमएस से उसे भयंकर इल्यूजन में डाल देता है। ओरोचिमारू हवा में ही सुन्न होकर रुक जाता है और फिर नारुतो एक विशाल रासेंगन लेकर आता है और ओरोचिमारू के सीने पर इतनी जोर से मारता है कि ओरोचिमारू खून थूकता हुआ कई पेड़ों को तोड़कर दूर जा गिरता है। उस लेजेंडरी सानिन को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ता है। फाइनल्स में भी वे सैंड गांव के आक्रमण को बहुत आसानी से रोक देते हैं। चुनिन एग्जाम्स के खौफनाक अंत और सैंड गांव के हमले को आसानी से कुचलने के बाद कोनोहा में सब कुछ शांत है, लेकिन नारुतो और सस्के अच्छी तरह जानते हैं कि असली तूफान अब भी बाकी है। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अकत्सुकी है, क्योंकि वे जानते हैं कि भविष्य में यही संगठन चौथे महान निंजा युद्ध का कारण बनेगा और दुनिया को खून के आंसू रुलाएगा। इसीलिए बिना किसी को बताए महज 12 साल के ये दोनों लेजेंड्स खामोशी से गांव छोड़ देते हैं और सीधे बारिश से घिरे शहर अमेगाकुरे की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे उस उदास शहर की जमीन पर कदम रखते हैं, बारिश की बूंदों के बीच से एक खौफनाक परछाई उनके ठीक सामने उतरती है। वह पेन है। पेन इन बिन बुलाए मेहमानों को देखकर अपनी शक्तियों का घमंड दिखाता है और सीधा हमला कर देता है। ओरिजिनल कहानी में पेन ने पूरे कोनोहा को तबाह कर दिया था, लेकिन इस बार उसके सामने 12 साल के शरीर में 2 गॉड लेवल निंजा खड़े हैं। पेन अपना ऑलमाइटी पुश इस्तेमाल करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन पलक झपकते ही सस्के अपनी उचिहा स्पीड से उसके पीछे पहुंच जाता है और नारुतो सामने से एक भयंकर प्रहार करता है। पेन का शरीर हवा में उड़ता हुआ जमीन पर धड़ाम से गिरता है। वह दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन सस्के की आंखों का दबाव उसे हिलने नहीं देता। जमीन पर पड़ा हुआ पेन दर्द से हांफते हुए अपनी रिनिगन आंखों से इन बच्चों को देखता है और पूरी तरह अचंभित होकर उसके मुंह से निकलता है वाटर पावर। बिना समय बर्बाद किए नारुतो और ससुके असली नगाटो को ढूंढ निकालते हैं। जब वे उसके सामने जाते हैं तो नारुतो कोई लड़ाई नहीं करता। मूल कहानी में नारुतो पहले ही एक बार नगाटो का हृदय परिवर्तन कर चुका था, इसलिए इस बार यह उसके लिए बहुत आसान था। नारुतो उसकी आंखों में देखकर जिराया सेंसी के असली शांति वाले सपने के बारे में बात करता है। नगाटो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह एक अच्छा इंसान बन जाता है और हमेशा के लिए अकत्सुकी को छोड़कर अमेगाकुरे को कोनोहा का सबसे पक्का सहयोगी बना देता है। अब उनका अगला और सबसे खतरनाक टारगेट था ओबिटो। सस्के को अपनी पिछली जिंदगी से ठीक ठीक याद है कि
ओबिटो का गुप्त अड्डा कहाँ है। सस्के आगे बढ़ता है और कहता है फॉलो मी। वे दोनों एक बहुत ही गहरी और अंधेरी गुफा में पहुँचते हैं। वहाँ नकाब पहने ओबिटो अपनी कोई साजिश रच रहा होता है। अचानक उस सन्नाटे में नारुतो की भारी आवाज गूंजती है, ओबिटो। अपना असली नाम सुनकर ओबिटो बुरी तरह चौंका जाता है। इससे पहले कि ओबिटो अपनी कमुई का इस्तेमाल करे, नारुतो और सस्के उसे बीच में ही रोक देते हैं और उसे भविष्य का सारा काला सच बताना शुरू करते हैं। वे उसे कगुया, ब्लैक ज़ेत्सु की सच्चाई और मडारा के उस खौफनाक प्लान के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि कैसे मडारा ने ही रिन की मौत की साजिश रची थी ताकि ओबिटो का इस्तेमाल किया जा सके। यह सब सुनकर ओबिटो का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि ये दोनों बच्चे सच कह रहे हैं, क्योंकि दो छोटे किशोर किसी भी हाल में वो गहराई और राज नहीं जान सकते जो सिर्फ मडारा को पता थे। सच्चाई का वजन इतना भारी होता है कि ओबिटो लड़खड़ा कर गिर पड़ता है और आश्चर्य से उसके मुंह से निकलता है, बहुत खूब। वह अपने चेहरे से वो नकाब उतार फेंकता है। ओबिटो अपनी उस गंदी योजना को हमेशा के लिए त्याग देता है और रोते हुए हमारे नायकों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। भविष्य के उस खौफनाक ओत्सुत्सुकी खतरे से लड़ने के लिए उन्हें सबसे बड़ी शक्ति चाहिए थी। ओबिटो अपने मेडिकल ज्ञान का इस्तेमाल करता है। वह सबसे पहले हशिरामा की कोशिकाओं को सस्के के शरीर में प्रत्यारोपित करता है। अब सस्के की आंखें EMS के बिना भी कभी अंधी नहीं होंगी। उसका मंजेक्यो शेरिंगन अब पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन तैयारी यहीं खत्म नहीं होती। ओबिटो नारुतो की कोशिकाओं को सस्के में और सस्के की कोशिकाओं को नारुतो में प्रत्यारोपित कर देता है। इंड्रा और असुरा के चक्र का यह मिलन इस बात की गारंटी था कि भविष्य में वे दोनों अपनी अपनी रेनेगन को जागृत करेंगे। इसी दौरान जब ब्लैक ज़ेत्सु अंधेरे में कहीं छिपकर यह सब देख रहा होता है, नारुतो और सस्के पलक झपकते ही वहाँ पहुँचते हैं। वे उसे कुछ बोलने या भागने का कोई मौका नहीं देते। दोनों मिलकर एक ही भयंकर वार में ज़ेत्सु का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा देते हैं। अकात्सुकी का अब कोई मतलब नहीं रह गया था। तीनों कोनोहा लौट आते हैं और गांव में ककाशी अपने पुराने मृत दोस्त ओबिटो को जिंदा देखकर खुशी से रो पड़ता है। उनकी पुरानी टीम की दोस्ती फिर से ताजा हो जाती है। शांति के कई साल बीत जाते हैं। नारुतो और सस्के अब बड़े और समझदार हो चुके हैं। कोशिकाओं के उस मिलन का असर दिखने लगता है और दोनों अपनी आंखों में उस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली आंख रिनेगन को जागृत कर लेते हैं। सस्के अपने अनुभव से नारुतो को सिखाता है कि इस दोजुत्सु का सही उपयोग कैसे करना है। अब वे इंतजार करने वाले नहीं थे। वे जानते हैं कि जैगन कहाँ है। इससे पहले कि जैगन अपनी पूरी ताकत हासिल करे या कर्मा का कोई नया खेल खेले, नारुतो और सस्के उसे ढूंढ निकालते हैं और उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। चूंकि हमारे नायकों को ओत्सुत्सुकी कबीले का पूरा ज्ञान है, वे अपनी रिनेगन का उपयोग करके पोर्टल खोलते हैं और विभिन्न ग्रहों और आयामों की यात्रा करते हैं। वे वहाँ मौजूद असली चक्र फलों को ढूंढकर अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि इन फलों से उन्हें कौन सी शक्ति मिलेगी। चक्र फल खाते ही उनका चक्र स्तर देवताओं को पार कर जाता है और वे ओत्सुत्सुकी मोड प्राप्त कर लेते हैं। भविष्य के किसी भी खौफनाक ओत्सुत्सुकी का सामना करने के लिए उन्हें इसी अकल्पनीय शक्ति की आवश्यकता थी। जब मोमोशिकी और किंशिकी पृथ्वी का चक्र चुराने की नियत से ब्रह्मांड में सफर कर रहे होते हैं, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनका बाप उनका इंतजार कर रहा है। नारुतो और सस्के उनके पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही गहरे अंतरिक्ष में उन्हें रोक लेते हैं। हमारे नायक इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि वे मोमोशिकी और किंशिकी को बिना पसीना बहाए बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। पृथ्वी पर खरोंच तक नहीं आती। सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद नारुतो अपना सबसे बड़ा सपना पूरा करता है और गांव का होकागे बन जाता है। वह अपनी बुद्धिमानी से सभी राष्ट्रों के बीच एक अटूट शांति स्थापित करने में सफल होता है। लेकिन इस जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बार नारुतो अपना सारा समय होकागे के कार्यालय में फाइलों के बीच नहीं बिताता। वह अपने क्लोन्स को काम पर लगाकर अपना असली और कीमती समय अपने परिवार हिनाता, बोरुतो और हिमावारी के साथ बिताता है। सस्के भी अपने परिवार के साथ कोनोहा में ही रहता है। उसे अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है। वह अपनी प्यारी बेटी सराडा को अपने सामने बड़ा होते देखता है और सकुरा के साथ एक बहुत ही खुशहाल जीवन जीता है। नारुतो और सस्के ने अपनी पुरानी जिंदगी की सभी गलतियों को पूरी तरह सुधार लिया है और केवल अपनी ही नहीं पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी है। इस नई दुनिया में सभी खूंखार अपराधी या तो मर चुके हैं या हमेशा के लिए जेल में सड़ रहे हैं। अपनी महाशक्ति और गॉड लेवल ताकत के साथ नारुतो और सस्के भविष्य के किसी भी खतरे से इस ग्रह की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। पूरी दुनिया फल फूल रही है, चारों तरफ शांति है और हर कोई हमेशा हमेशा के लिए खुशी से रह रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना, ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आएं। आने वाला वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही
हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.